नमस्कार साथियों, श्रीकांत। पॉलिटिकल साइंस की आज हमारी दूसरी क्लास है। उम्मीद करते हैं कि जो पहला हमारा लेक्चर कल शुरू हुआ था जो है वो आप लोगों को, जितने भी लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को ठीक लगा होगा। अब आज उसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है, क्योंकि वो चैप्टर भी ठीक ठाक है और हमने कहा था कि एक चैप्टर की कम से कम 3 क्लास तो बनेगी। चैप्टर का मतलब एक पेज का, वो सॉरी, पहले लेसन का या अध्याय का, जो भी आप कह लीजिए, जो भी जैसा समझना है। तो आज उसी राजनीति शास्त्र एवं सिद्धांत की दूसरी क्लास है। ठीक है। कल हम लोग कहाँ पे थे? कल हम लोगों ने ये देखा था कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, तो राजनीतिक सिद्धांत में 2 चीजें पाई जाती थी। ठीक है। किलमैन ने बताया था, मैंने नाम भी लिखा था, उसमें लिखवाया भी था कि एक तो राजनीतिक दर्शन होता है, एक राजनीतिक विज्ञान होता है। राजनीतिक विज्ञान क्या होता है? वो अनुभववादी होता है, प्रकार से कि विज्ञान का मतलब जानते ही है। विज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज को तथ्य परख के, जांच परख के उसका जो आउटपुट निकलता है, तब हम प्रामाणिकता मानते हैं किसी भी चीज की। और राजनीतिक दर्शन, दर्शन में क्या था? तथ्य है, वो आदर्श है, मूल्य है, नैतिकता है, धर्म, इन सब सारी चीजों का राजनीतिक दर्शन में समावेश होता है। यानी कि ये सब, इन सब चीजों से मिलकर राजनीतिक दर्शन बनता है। ठीक है। तो वहां तक बात हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने वहां पे भी बताया था कि उसके भी जो प्रकृति है राजनीतिक सिद्धांत का, जो है उसका जो नेचर था, वो भी परंपरागत था और आधुनिक था। तो परंपरागत में भी वही रहेगा, धर्म, नैतिकता, मूल्य, आदर्श, ये सब परंपरागतवादी दृष्टिकोण है। और आधुनिक दृष्टिकोण में तथ्य स्पेशली रहेगा, सत्यापन रहेगा, वैज्ञानिकता रहेगी, प्रत्यक्षवाद रहेगा। ठीक है। तो ये चीज, तो उसके बाद फिर आता है पोर्शन व्यवहारवाद। कल मैंने कहा था कि व्यवहारवाद बेसिकली जो है वो क्या है? व्यवहारवाद एक प्रकार से प्रत्यक्षवादी है या अनुभववाद है। ठीक है। जो चीजें हमारे व्यवहार में चल रही हैं, जिन चीजों का हम अपने अनुभव से देखते हैं, जांचते हैं, इसके बाद उसका प्रमाणीकरण करते हैं, तभी उन चीजों को मानते हैं। बिना प्रमाण के, बिना अपनी आंखों से देखे, जांच परख के हम नहीं मान सकते। इसी को सीधे सीधे व्यवहारवाद कहा जाता है। ठीक है। बेसिकली व्यवहारवाद को लाने का श्रेय किसको मिलता है? मिलता है कि शिकागो स्कूल, अमेरिका का शिकागो स्कूल था। पहली बार जो है व्यवहारवाद की संकल्पना जो है शिकागो स्कूल द्वारा लाई गई थी, लेकिन बौद्धिक रूप से इसको यानी कि इसका प्रचार प्रसार बकायदा, इसके ऊपर लेख, इसके ऊपर जो है इसकी प्रामाणिकता की जांच कर, कहने का मतलब है चार्ल्स मैरियम और लॉसवेल ने किया था। ठीक है। चार्ल्स मैरियम और लॉसवेल ने किया था। तो इन दोनों को इसका बौद्धिक जनक भी माना जाता है। हालांकि बौद्धिक जनक के रूप में चार्ल्स मैरियम का नाम आता है कि चार्ल्स मैरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक माना जाता है। यह मैंने नीचे लिख भी दिया है। चार्ल्स मैरियम को व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान का जनक भी माना जाता है। किस लिए जनक माना जाता है? इसीलिए माना जाता है। इसमें 2 प्रश्न है। पहली बार प्रश्न कैसा होगा? पहली बार व्यवहारवाद की संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया? तो आपका उत्तर रहेगा शिकागो स्कूल। मगर इसको बौद्धिक स्वरूप किसने प्रदान किया? बौद्धिक जनक कौन माना जाता है? तो चार्ल्स मैरियम मानी जाती हैं। चार्ल्स मैरियम और इनके सहयोगी लॉसवेल आदि लोगों ने जो है इसको लाया, बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया। ठीक है। तो ये व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद की परिभाषा जैसे कि मैंने आपको बताया, व्यवहारवाद एक प्रकार से अनुभववाद का अगला चरण है। ठीक है। आधुनिक दृष्टिकोण जो होता है वो अनुभववाद है। अनुभववाद के बाद फिर क्या होता है? प्रत्यक्षवाद है, व्यवहारवाद है। इन सब सारी चीजों का एक प्रकार से कह सकते हैं सारी चीजें मिली हुई हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है? डेविड ईस्टन ने, ठीक है, डेविड ईस्टन का नाम बहुत ही ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने राजनीतिक शास्त्र और इसके एरिया पे बहुत ज्यादा काम किया है। तो डेविड ईस्टन ने जो है अपनी एक उनकी पुस्तक थी द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। ठीक है। द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, उसमें उन्होंने 8 तत्व बताए हैं। ठीक है। 8 तरीके बताए हैं व्यवहारवाद के। ठीक है। कि व्यवहारवाद को कैसे, इसको, इसकी प्रामाणिकता सिद्ध की जा सकती है या प्रमाणित किया जा सकता है। ठीक है। ऐसे हवा में उन्होंने नहीं बताया है। तो क्या क्या है देख लेते हैं, थोड़ी सी इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। पहला है नियमन। ठीक है। दूसरा है मूल्य तटस्थता। तीसरा है विशुद्ध विज्ञान। चौथा है सत्यापन। पांचवा है गणना। छठवां है एकीकरण। सातवां है तकनीकी। आठवां है व्यवस्थापन।
जो मैंने अभी व्यवहारवाद में, कल से मैं व्यवहारवाद के विषय में जो बता रहा हूं वही लगभग चीजें हैं, कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, टेक्निकली वर्ड यूज कर दिया गया, जैसे मूल्य तटस्थता, मैंने कल भी बताया था कि मूल्यों की इसमें बहुत जगह नहीं है। आधुनिक दृष्टिकोण में, अनुभववादी दृष्टिकोण में, व्यवहारवादी में कोई जगह नहीं है मूल्यों की। तो ये मूल्य तटस्थता है। नियमन, यानी कि एक चीजों को नियमित किया जाए, जो है कि हाँ ये चीजें हैं, इसको नियमबद्ध दिया जाए। ये नहीं कि हाँ ठीक है आदर्श में है या मूल्यों में है कि नहीं ये मूल्य ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे, वो मूल्य की बात नहीं करते। नियमित जो भी चीजें हो, नियमित हो, यानी कि जो भी एक संस्था है, ठीक है, जो भी उसके पीछे कोई भी एरिया है, राजनीति शास्त्र का या सिद्धांत का कोई भी एरिया है, उसको वो पकड़ के उसको एक नियमित करेंगे, नियमित करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि इधर उधर कोई चला जाए। ठीक है, तीसरा है विशुद्ध विज्ञान। वैज्ञानिकता का जबरदस्त प्रभाव रहता है। ठीक है, विशुद्ध वैज्ञानिकता मतलब कि वैज्ञानिकता इसकी सिद्ध की जाती है। ठीक है, कि कोई चीज जो है, जो बताया गया व्यवहारवाद में, इसकी वैज्ञानिकता क्या है। ठीक है, वैज्ञानिकता यानी कि ये चीज समाज के लिए या उसके लिए वैज्ञानिक रूप से उपयोगी है कि नहीं है, इन सब चीजों को वैज्ञानिकता बताया गया है। ठीक है, तो फिर क्या है, सत्यापन। सत्यापन, कोई चीज समाज के लिए अच्छी है कि नहीं है, सत्यापित हो रही है कि नहीं हो रही है। सत्यापन का मतलब ये होता है, जैसे कोई चीज एक समूह के द्वारा, एक सरकार के द्वारा कोई चीज लाई जा रही है, तो वो उस समाज के लिए, समाज में रहने वाले लोगों के लिए वो ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, सत्यापित हो जाएगा कि नहीं, नहीं ये चीज योजना है या कोई कार्य है जो सरकार लेके आ रही है वो ठीक है कि नहीं है, यानी कि सत्यापन। ठीक, फिर है गणना। ठीक है, गणना विधि के द्वारा भी उसको देखा जाएगा, सत्यापित किया जाएगा, उसकी वैज्ञानिकता है कि नहीं है, उसकी मूल्य तटस्थता है कि नहीं। फिर है एकीकरण, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, एकीकरण यानी कि चीजों को बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ के उसको नहीं, 1+1+1+ वाला जो थ्योरी है वो यही है, एकीकरण। यानी कि चीजों को एक तरीके से देखा जाए, पहले उन अगर 4 बिंदु है किसी भी चीज का, कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए अगर ए का A 1 2 3 4 है। ठीक है, और इसकी प्रमाणिकता सिद्ध करनी है और इन सब का 1 1 1 1 है, तो इन सब में से कुछ सारी चीजों को साझा किया जाएगा, इसके बाद इसका एकीकरण के रूप में इसकी उत्पत्ति होगा, इसको निगमित किया जाएगा। ठीक है, इसी की प्रमाणिकता होगी, इसी के सत्यापन होगा, इसी की वैज्ञानिकता होगी। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं एकीकरण। तो एकीकरण का मतलब ये होता है। ठीक है, अलगाव नहीं, बहुत ज्यादा बिखरापन नहीं, चीजों को कंपाइल करके उसका वैज्ञानिकता देखी जाए। ठीक है, फिर है तकनीकी। तकनीकी रूप से वो चीज जो लाई जा रही है, जिसपे वो काम चल रहा है, वो तकनीकी रूप से सक्षम है कि नहीं। आज का समाज जो चल रहा है, उस टाइम का भी तकनीकी का मतलब नहीं बिल्कुल से रोबोट माफिक, तकनीकी का मतलब यहाँ पे, तकनीकी का मतलब दूसरे तरीके से। तकनीकी का मतलब ये है कि समाज में अगर 1 लोग 10 लोग रह रहे हैं, तो वो 10 लोग जो भी चीजें लाई जा रही, मान लीजिए कि का प्रकार की एक योजना आई है, ये योजना तकनीकी रूप से इन सभी के लिए उपयोगी है कि नहीं, और इसमें क्या बेहतर किया जा सकता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, कि इनको इनके लिए ज्यादा लाभकारी दे दिया जाए। ठीक है, ये नहीं कि टेक्नोलॉजी तकनीकी रूप से, कि बस तकनीकी का एक ही मतलब हो गया कि नहीं डिजिटल इंडिया, या ऐसा नहीं है। तकनीकी छोटी छोटी चीजों में भी लाई जा सकती है और बहुत सूक्ष्म भी होती है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल से उसको बड़े व्यापक स्तर पर लाया जा सके। फिर है व्यवस्थापन। व्यवस्थापन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्यवस्थापन जिसके लिए ये व्यवस्था लाई जा रही है, व्यवहारवाद की कोई भी चीज, कोई भी योजना, कोई भी सिद्धांत, कोई भी कार्य क्षेत्र में, वो व्यवस्थापन यानी कि लोगों में जो एक उल्लास है, जो लोगों के लिए होना चाहिए, वो व्यवस्थापन सिद्ध हो रही है कि नहीं हो पा रही है उसकी। ठीक है, तो व्यवस्थापन ये चीज है। तो ये मोटे मोटे डेविड स्टर्न ने 8 तत्व बताए हैं। इनकी पुस्तक का नाम है द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, जिसमें इन्होंने बताया है व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहारवाद में क्या कमी है, व्यवहारवाद में मूल्यों की कमी है। ठीक है, मूल्यों का स्थान नहीं है, कह सकते हैं कि बहुत ही थोड़ा है, अगर होगा भी तो बहुत नॉमिनल होगा, मतलब मूल्यों से परहेज किया जाए तो वो ज्यादा ठीक है। ठीक है, मूल्यों से परहेज, मूल्यों से दूरी। ठीक है,
आदर्शों से दूरी, आदर्शों से दूरी, धर्म से दूरी, नैतिकता से दूरी, इन सब चीजों से व्यवहारवाद में दूरी बना के रखी जाती है, क्योंकि व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद है एक प्रकार से अनुभववाद, अनुभववाद, ठीक है। और व्यवहारवाद का अगला चरण क्या है? प्रत्यक्षवाद है, ठीक है, प्रत्यक्षवाद है। व्यवहारवाद जो चल रहा है, हम चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं, वो जनता के लिए कितनी लाभकारी है, ये ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, तो ठीक है। तो ये व्यवहारवाद में मूल्यों से दूरी बनाई जाती है, आदर्शों, धर्म, नैतिकता, इन सब चीजों का स्थान नहीं होता है, ना के बराबर होता है, बिल्कुल जगह ही नहीं होती है। व्यवहारवाद में क्या देखा जाता है? तथ्यों की प्राथमिकता देखी जाती है, तथ्यों की प्राथमिकता, यानी कि तार्किकता है कि नहीं। अगर तार्किकता होगी तभी बात जबरदस्त बनेगी, तार्किकता जबरदस्त होनी चाहिए। व्यवहारवाद में तार्किकता, तार्किकता को प्राथमिकता से स्वीकार किया गया है। अगर तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, तो बेकार है, फिर वो कोई मतलब की चीज नहीं है। जो चीज अगर हम तथ्य से नहीं सुलझा पा रहे हैं और जो हमारे तर्क संगत नहीं है, वो चीज हमारे लिए उपयोगी है ही नहीं, हम उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये है व्यवहारवाद, ठीक है। तो एक मोटा मोटा ये हो गया व्यवहारवाद, ठीक है। इसी में आपके 3 4 5 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। बाकी मैं फिर कह रहा हूं, इसमें की जो भी 20-21 प्रश्न आए हुए हैं टीजीटी पीजीटी एलटी के, उन सबको मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको लिखवा दूं। जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न, एक एक पोर्शन का बहुविकल्पी प्रश्न मैं पूरा लिखवाता चलूंगा। जितने भी प्रश्न आए हैं 20-21, कोशिश करूंगा कि कल मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक। फिर है, जब देखा गया कि व्यवहारवाद उस तरह से ठीक नहीं काम कर रहा है, ठीक है, ये 1950 के बाद की बात है व्यवहारवाद, ठीक है। 1955-56 में ये सब सारी चीजें आती हैं। तो 1969 में क्या होता है कि डेविड ईस्टन ने, जिन्होंने व्यवहारवाद के तत्व दिए थे, बताए थे कि कितनी चीजें होनी चाहिए, उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि नहीं, व्यवहारवाद राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ठीक नहीं चल रहा है, उतना अच्छा नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि उत्तर व्यवहारवाद दिया, ठीक है। उत्तर व्यवहारवाद में क्या किया कि इन्होंने मूल्यों को जोड़ दिया, मूल्यों को जोड़ दिया, यानी कि बिना मूल्य के जो है ठीक नहीं है, मूल्यों का होना जरूरी है, ठीक है। उत्तर व्यवहारवाद में डेविड ईस्टन ने क्या किया? सिर्फ एक ही काम किया कि मूल्यों को जोड़ दिया, इसीलिए इसे उत्तर व्यवहारवाद कहा जाता है और इसको 1969 में डेविड ईस्टन ने लाया। इसी को दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो समष्टि स्तरीय विश्लेषण भी कहा जाता है, कि मूल्यों को अगर जोड़ दिया गया जो है, और इधर तर्क भी है, व्यवहारवाद तो है ही उत्तर व्यवहारवाद, तथ्य भी है, तर्क भी है, वैज्ञानिकता भी है, सत्यापन भी है। तो एक प्रकार से मैक्रो एनालिसिस कहा गया, मैक्रो लेवल एनालिसिस कहा गया, मैक्रो लेवल एनालिसिस कहा गया, ठीक है। यानी कि सूक्ष्म विश्लेषण कहा गया। एक ऐसी परिभाषा लेके आए, ऐसी थ्योरी लेके आए डेविड ईस्टन जी, कि जिसको कि मैक्रो लेवल यानी समष्टि स्तरीय, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से उसको स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। उत्तर व्यवहारवाद लेके आए। 2 प्रश्न इसमें बनते हैं, 3 प्रश्न बनते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद को पहली बार कौन लेके आया? डेविड ईस्टन लेके आए। उत्तर व्यवहारवाद को किस वर्ष में लाया गया? 1969 में लाया गया। उत्तर व्यवहारवाद में क्या जोड़ा गया? तो मूल्यों को जोड़ा गया, ठीक है। तो इसी उत्तर व्यवहारवाद में इन्होंने क्या बताया? जैसे जब मूल्य जुड़ गए तब फिर क्या होता है? फिर दोनों चीजें हो जाती हैं, ठीक है। ज्ञान की प्रासंगिकता हो जाती है और उचित कार्रवाई हो जाती है, ठीक है। ये जो इन्होंने थ्योरी दी है, अब थ्योरी को तो पूरा लिखा नहीं जा सकता, जो आपके एग्जाम में आने लायक चीजें वही मैंने लिखा है, पॉइंट आउट किया है। तो इसको अगर आप बनाइएगा जो है, तो इसको जरूर बनाइएगा कि उत्तर व्यवहारवाद में क्या है, क्योंकि इस पर 2 प्रश्न आए हुए हैं। जब मैं कल लिखवाऊंगा तो 1 या 2 प्रश्न, एक तो कंफर्म है, दूसरा भी शायद आया हुआ है। तो इसमें उत्तर व्यवहारवाद में क्या है? ज्ञान की प्रासंगिकता यानी मूल्य परक, जो अभी मैंने बताया था कि मूल्यों को जोड़ा गया है। दूसरी बात उचित कार्रवाई, कार्रवाई का मतलब क्या होता है? व्यवहारवाद, व्यवहारिक अनुभव, ठीक है। तो इन दोनों को जब जोड़ा गया जो है, तो वही हो गया उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं उत्तर व्यवहारवाद, ठीक।
आशा है आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। व्यवहारवाद में तथ्यों की प्राथमिकता है, मूल्यों से दूरी बना के, आदर्शों धर्म नैतिकता से दूरी बना के रखी गई है। जब ये चीज बहुत प्रचलन में या सफल नहीं हो पाई, इससे राजनीतिक क्षेत्र का जो है, राजनीतिक सिद्धांत का जो है एक प्रकार से नाश हो रहा था, बिल्कुल से राजनीतिक सिद्धांत हाशिए पे जा रहा था। तो डेविड ईस्टन जी 1969 में उत्तर व्यवहारवाद की संकल्पना लाते हैं, जिसमें मूल्यों को जोड़ देते हैं। यही दो चीज, ज्ञान की प्रासंगिकता, प्रासंगिकता मतलब मूल्य परक होना चाहिए, और उचित कार्रवाई, कार्रवाई का मतलब व्यवहारिक अध्ययन। व्यवहारिक अध्ययन अभी हमने आपको बता ही दिया है, व्यवहारिक अध्ययन में क्या क्या होना चाहिए, नियम, मूल्य है, विशुद्ध है। मूल्य तटस्थता का मतलब समझ रहे हैं ना, कि मूल्यों से तटस्थता यानी मूल्यों से दूरी बना के रखेंगे, ठीक। फिर इसी में व्यवहारवाद को ही अगला कदम क्या है, प्रत्यक्षवाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। प्रत्यक्षवाद में कुछ ऐसा विशेष नहीं है, बस एक लाइन की बात है कि जो चीजें हम अपने प्रत्यक्ष अनुभव से करते हैं, देखते हैं और उसको प्रमाणित मानते हैं अपने प्रत्यक्ष के द्वारा, उसी को प्रत्यक्षवाद बोला जाता है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रत्यक्षवाद का सिर्फ एक अर्थ में मायने है कि इसको राजनीतिक सिद्धांत के पतन में माना जाता है। जर्मीनो जी ने इसको प्रत्यक्षवाद को राजनीतिक सिद्धांत के पतन में कारण बताया है। ये मैंने लिख भी दिया है, राजनीतिक सिद्धांत का पतन, जिसमें प्रत्यक्षवाद जर्मीनो ने बताया है। इतिहासवाद को डेविड ईस्टन ने बताया है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारणों में डेविड ईस्टन जी ने इतिहासवाद को बताया है कि इतिहासवाद की वजह से राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया। व्यवहारवाद है ही पतन का कारण, ठीक है। प्रत्यक्षवाद को जर्मीनो ने बताया है। तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन में है तो कई सारे कारण, लेकिन प्रमुख रूप से जो प्रश्न बनते हैं डेविड ईस्टन जी का बनता है, जर्मीनो का प्रत्यक्षवाद है, और ये दो चीजें हैं, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ थ्योरी बेसिक है, बिल्कुल से वन लाइनर है। वन लाइनर में चार्ल्स मैरियम को व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। जैसे मैंने बताया व्यवहारवाद है, तो चार्ल्स मैरियम को व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, या बौद्धिक जनक माना जाता है चार्ल्स मैरियम को, ठीक है। फिर कल मैंने बताया था अरस्तु को प्रथम अनुभववादी चिंतक माना जाता है, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया है, अरस्तु को प्रथम अनुभववादी चिंतक माना जाता है, क्योंकि ये चैप्टर अब समाप्त होने को आया है। कल भी मैंने बताया था कि अरस्तु को प्रथम अनुभववादी चिंतक माना जाता है। व्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था, तो डेविड ईस्टन ने दिया था, ठीक है। व्यवस्था सिद्धांत जो है ये डेविड ईस्टन द्वारा 8 तत्व बताए गए हैं। तो व्यवस्था एक व्यवहारवादी चीजों को कैसे उसको कह सकते हैं कि गाड़ी पे लाया जाए, तो उसके लिए जो उन्होंने तत्व बताए थे, जो सिद्धांत दिया था, तो उसको व्यवस्था सिद्धांत बोला जाता है, ठीक है। तो व्यवस्था सिद्धांत डेविड ईस्टन ने प्रस्तुत किया था, बताया था। यह प्रश्न बनता है व्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था। फिर एक पुस्तक, दो पुस्तक है, अभी मैं ऐसे ही लिख दिया हूं, बाकी तो सारी पुस्तक और कोड वाला जो कोटिंग वाला जो है उसको करवाऊंगा ही। प्राइमरी इलेक्शन तथा न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, प्राइमरी इलेक्शन तथा न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स चार्ल्स मैरियम की किताबें हैं, ठीक है। चार्ल्स मैरियम जी ने इसको लिखा है, प्राइमरी इलेक्शन तथा न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। इसके बाद ये जो व्यवस्था सिद्धांत है, इसी को काउंटर किया था, यानी कि आलोचना करते हुए ऑमेंड एंड पॉवेल, एक इतिहास राजनीतिक चिंतक है, बहुत प्रसिद्ध चिंतक है, उन्होंने आमेंड एंड पावेल ने व्यवस्था सिद्धांत को ब्लैक बॉक्स कहा। ये प्रश्न आता है, आलोचना करते हुए किसका, काउंटर करते हुए किसके सिद्धांत को, डेविड ईस्टन जी के व्यवस्था सिद्धांत को काउंटर करते हुए आमेंड एंड पावेल ने इसको कहा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ब्लैक बॉक्स की संज्ञा दी है, ना दिया है। तो ये मोटा मोटा आपका पहला चैप्टर है सिलेबस के, जहां से शुरुआत होती है। मेरी पूरी कोशिश है कि कोई क्वेश्चन निकल के न जाने पाए, और बाकी जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, आप लोग अपने कमेंट जरूर दीजिए। जो भी जितने भी लोग देख रहे हैं, बताइए कि इसमें और क्या किया जा सकता है। बाकी इसके जो क्वेश्चंस आए होंगे कल मैं करवाऊंगा पूरा का पूरा। बाकी इसके जो कोटिंग है और जो बुक है वो सब मैं लास्ट में 5-6 जब क्लास लूंगा पॉलिटिकल साइंस की, तो वहां भी इकट्ठा करवाऊंगा, ऐसे अलग अलग नहीं। क्योंकि आप लोग अलग अलग मत लिखिए, जितने भी कोटिंग है, जितने भी राजनीतिक चिंतक हैं,
इन लोगों ने बातें कही हैं, और बुक्स जितने भी थिंकर्स हैं जिनकी बुकें प्रसिद्ध हैं उनको एक एक जगह लिखिए। एक जगह लिखेंगे तो पढ़ने में और रिवीजन करने में ज्यादा ठीक रहेगा। ऐसे एक पेज में इधर दो, दूसरे पेज में उधर, तीसरे ऐसे नहीं। पहले आप इसको लिखिए, इसमें इतने सारे प्रश्न हैं, कुछ कहने की बात नहीं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैक्सिमम सारे प्रश्न जो 20-21 प्रश्न आए हुए हैं, जो भी अगर आप 2008, 9, 10 बाद से जितनी भी परीक्षाएं देखेंगे तो लगभग सारे प्रश्न आ गए हैं इसमें। जो भी नहीं है बाकी कल को मैं प्रश्न और उत्तर के रूप में करवा दूंगा। तो ठीक है साथियों, वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लग रहा है जरूर बताइए। आपका सपोर्ट मुझे बहुत प्रोत्साहित करेगा, और अच्छी अच्छी चीज़ों को बताने के लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छी चीज़ों को बताया जाए। बाकी आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों से भी करवाइए। ठीक है, ठीक साथियों, नमस्कार।